फिर ज्ञान कल्याणक लिखा हो या केवल ज्ञान कल्याणक लिखा हो, एक ही होगा। निर्वाण निर्माण निर्वाण लिखा हो या मोक्ष कल्याणक लिखा हो, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। निर्वाण कल्याणक का हो या मोक्ष कल्याणक का हो, ठीक है। ठीक है, अब आप एक बार और हैंड रेज़ कीजिए और बताइए कि तीर्थंकर के कितने कल्याणक होते हैं और कौन-कौन से कल्याणक होते हैं? जूली दी बताएँगी। जूली दी सुन रही हैं आप? हाँ, हाँ। 5 हाँ, कल्याणक होते हैं देखिए, ठीक है सर। कौन-कौन से? जन्म नहीं सॉरी, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। और कौन बताएगा और किसके हैंड रेज़ हैं? हाँ। प्रेरणा आप बताइए। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तप कल्याणक को दीक्षा कल्याणक भी कहते हैं और ज्ञान यानी केवल ज्ञान हो जाता है, उसके बाद भगवान को मोक्ष होता है। मोक्ष कल्याणक का एक और नाम बताया था रेणु आंटी ने अभी, वो भी बताइए। मोक्ष का कौन सा होता है यार? मोक्ष कल्याणक, निर्वाण कल्याणक। निर्वाण कल्याणक, सॉरी। ठीक है, अब डॉली दीदी बताएँगी, कितने कल्याणक होते हैं और कौन-कौन से कल्याणक होते हैं? तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। अच्छा, तो ज्ञान कल्याणक का एक और नाम बताया था? केवल ज्ञान। हाँ, और तप का भी एक और नाम बताया था? दीक्षा कल्याणक। हाँ, और मोक्ष का? निर्वाण कल्याणक। बिल्कुल सही है। अब कौन बताएगा? हैंड रेज़ मुझे दिख नहीं रहे हैं। ये सी से कौन है? चंदा आंटी हैं क्या? हाँ। हाँ, आप बताइए चंदा आंटी। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तप कल्याणक का दूसरा नाम दीक्षा कल्याणक है, केवल ज्ञान है और मोक्ष का निर्वाण निर्वाण भी है। मोक्ष कल्याणक का निर्वाण भी है। ठीक है, अब हम गर्भ कल्याणक की ओर चलते हैं। गर्भ कल्याणक किसे कहते हैं या गर्भ कल्याणक क्या होता है? हैंड रेज़ कीजिए। रेशु दीदी आप बताइए, क्या होता है गर्भ कल्याणक? जी, गर्भ कल्याणक जब भगवान जी होते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, तो उससे पहले जो देवों के द्वारा महोत्सव मनाया जाता है, उसे गर्भ कल्याणक कहते हैं। ये एक और डेफिनेशन भी है इसकी, एक और डेफिनेशन भी बताई थी भैया जी ने। हाँ, जी, जब भगवान गर्भ में आने वाले होते हैं, तो उसके 6 माह पहले से ही वहाँ स्वर्ग में रत्नों की वृष्टि होने लगती है। स्वर्ग में नहीं होती रत्नों की वृष्टि। ना, जहाँ वो मतलब जहाँ जन्म लेने वाले थे, जो अयोध्या नगरी होती है ना, वहाँ रत्नों की वृष्टि होने लगती है और जो कि दिन में 4 बार होती है और पूरे दिन में 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है, ऐसा कुछ था। हाँ, हाँ। इसका मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। हाँ, जी। जब भगवान गर्भ में आते हैं, उससे पहले जो देवों के द्वारा महोत्सव मनाया जाता है, उसको गर्भ कल्याणक कहते हैं। और ये महोत्सव तीर्थंकर बालक के जन्म से पहले सौधर्म द्वारा मतलब महोत्सव मनाया जाता है, उसे भी गर्भ कल्याणक ही कहते हैं। और भगवान का गर्भ कल्याणक क्यों मनाते हैं हम? है किसी के पास ये आंसर? हैंड रेज़ कीजिए। कौन बताएगा? सन्मति दी है, सन्मति दी बताएंगी। मुझे क्या नहीं आता।
कोई बात नहीं। अनुप्रिया दी बताएंगी। क्योंकि वो उनका अंतिम अवसर होता है गर्भ में आने का। उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। नहीं, जैसा मतलब जो भैया जी ने बताया था वो नहीं है। रेनू आंटी आप एक्सप्लेन करेंगी एक बार? आप कर दीजिए। जी देखो, ये तो हो गया गर्भ कल्याणक मनाने का कि कौन मनाता है। गर्भ कल्याणक कौन मनाता है? स्वधर्मिंद्र मनाते हैं, है ना, स्वधर्मिंद्र मनाते हैं। अब दूसरा है क्यों मनाते हैं? जो स्वयं कल्याणकारी हैं और कल्याण सबका कराने वाले हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी? कि स्वयं अपना कल्याण करने वाले हैं और औरों का भी कल्याण कराने वाले हैं, ये बताया था। हाँ, भगवान का गर्भ कल्याणक दूसरों का भी कल्याण करवाने वाला होता है। भगवान का जो गर्भ रहता है वो मतलब भगवान जो आते हैं वो दूसरों का भी कल्याण कराने वाले होते हैं, तो इसलिए उनका गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। अब कौन बताएगा गर्भ कल्याणक क्या होता है, क्यों मनाया जाता है? हैंड रेज कीजिए। प्रीति दीदी बताइए आप। जब वो तीर्थंकर बालक माँ के गर्भ में आते हैं, उसके पहले समय स्वर्ग में सौधर्म इंद्र के द्वारा जो महोत्सव मनाया जाता है, उसे ही गर्भ कल्याणक कहते हैं। और क्यों मनाते बोले तो वो बालक जन्म ले रहा है, वो खुद अपना कल्याण करता है और साथ में अन्य लोगों का भी कल्याण करता है, इसलिए गर्भ कल्याण कहते हैं। यहाँ मानना है जन जन का कल्याण करते हैं। यहाँ सबका, किसका? जीव मात्र का भी कल्याण की भावना रखते हैं। ठीक है, गर्भ कल्याणक की कुछ और विशेषताएं भी बताई थी भैया ने, वो कौन बताएगा गर्भ कल्याणक की विशेषताएं? हैंड रेज कीजिए। एस करके किसी ने हैंड रेज किया है, नाम नहीं दिख पा रहा है मुझे। सन्मति ताई। मराठीत सांगू मी, मराठीत सांगितलं तर चालेल काय? मुझे मराठी नहीं आती। रेनू आंटी आपको आती है मराठी? 6 महीने कोई हो मुझे भी नहीं आती है। कोई हो तो एक्सप्लेन। मैं बताती हूँ। हाँ बताइए। 6 महीने से गर्भ में आने से पहले दिन में 4 बार 2.5 घंटे तक रत्न वृष्टि होती है। 3.5 करोड़ एक बार रत्न वृष्टि होते है, ऐसे 14 करोड़ दिन में रत्न वृष्टि होते है। एवढेच येते मला। भैया जी ने कल 5-6 पॉइंट लिखवाए हैं। स्वापन व्रत आधे गया। और कोई बताएगा? स्वापन व्रत आओ भी है। रत्ना दीदी आप बताइए। तीर्थंकर के माता को 16 स्वप्न पड़ते हैं, 16 स्वप्न दिखते हैं। और अष्टकुमारी का तीर्थंकर माता को अष्टकुमारी उनके सेवा करती है। रत्ना दीदी आप बताएंगे एक बार? हाँ, तीर्थंकर बालक भी जब गर्भ में आने वाले होते, उसके पहले 6 माह पहले मंदारमाला नाम का उनके गले में माला होती है। 6 महीने के बाद वो सूखती है, लेकिन जो तीर्थंकर बालक होता है उनके गले का मंदारमाला सूखता नहीं है। तो सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है कि अब तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है, तो वो अपना
सौधर महेंद्र कुबेर देव को आज्ञा करता है कि तीर्थंकर बालक जहाँ जन्म लेने वाले हैं उस नगरी को नगरी की रचना रत्नों से रचना करते हैं और तीर्थंकर बालक के जन्म के पहले 6 महीने और जन्म के बाद 9-15 महीनों तक चल रहा है लगातार कंटिन्यू और आप लोग रिवीजन कर भी रहे हैं। अपना विषय चल रहा था, कल क्या चल रहा था अपना विषय? आज भैया जी शिला का विस्तार बताएंगे। भैया पांडु शिला वो चल रहा था ना विषय जिसमें आपने बताया था कि भरत अढ़ाई द्वीप में 3 भरत 5 भरत क्षेत्र होते हैं, वो वाला विषय। बहुत अच्छा। तो कल का जो विषय था वो क्लियर हो गया ना, आप लोग को समझ में आ गया? अगर आ गया वो तो हैंड ओपन करेंगे। चलिए, एक ही हैंड आया अभी तक, 2 रेशु दीदी बताइए, हम कौन से आकाश में रहते हैं? हम लोकाकाश में रहते हैं। विजेता दीदी बताइए, हम कौन से आकाश में नहीं रहते? हम आलोकाकाश में नहीं रहते। रत्न दीदी बताइए कि हम लोग कौन से लोकाकाश के कौन से आकाश में रहते हैं? लोकाकाश के मध्य लोक में हम रहते हैं, आदिश द्वीप में, ढाई द्वीप में। प्रेरणा दीदी बताइए कि हम लोग मध्य लोक में कितने द्वीप और समुद्र हैं? मध्य लोक में जम्बूद्वीप, घातकी और बस इतने ही है। मध्य लोक में यही तो है, ढाई द्वीप की हाँ, चंदा दीदी आप बताइए, मध्य लोक में कितने द्वीप समुद्र हैं? भैया जी जय जिनेन्द्र, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप असंख्यात समुद्र है। सुनाई पड़ा प्रेरणा दीदी आपको? हाँ भैया जी, सॉरी। प्रेरणा की मम्मी जी बोल रहे हो? अच्छा, अरे क्या बात है, तालमेल तो बड़ा अच्छा है, पर थोड़ा सा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दिव्या बताइए, दिव्या दीदी, स्वर्ग में कौन कौन रहता है? दिव्या की आवाज आ रही है? चलिए, किरण दीदी आप बताइए, स्वर्गों में कौन कौन रहता है और उसको क्या बोलते हैं? कौन सा लोक है वो? स्वर्ग को ऊर्ध्वलोक बोलते हैं और स्वर्गों में देव रहते हैं। देव रहते हैं, कौन से देव रहते हैं? देव रहते हैं मतलब भाई माने मधु दीदी आप बताइए, कोई बात नहीं, कोई बात आवाज नहीं है यहाँ। भैया जी स्वर्ग ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग है, 16 स्वर्ग, उसमें कल्पवासी देव रहते हैं। कल्पवासी देव। और एनर्जी आप बताइए। ऊर्ध्वलोक में कल्पवासी और कल्पातीत दोनों देव रहते हैं। 16 स्वर्ग वाले देव को कल्पवासी कहते हैं और जो 9 ग्रेवित, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में रहते हैं उन्हें कल्पातीत कहते हैं। अभी अपन ने ये विषय पढ़ा नहीं, इसलिए किसी को क्लियर नहीं हो रहा है, और अभी अपन को पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत आगे का विषय है। स्वर्ग के बारे में जब अपन समझेंगे
अभी बस एक ही शब्द है कि स्वर्ग में देव रहते हैं, और ज्यादा अपन कभी दिमाग नहीं लगाना कौन रहता है कौन नहीं। चलिए, अधोलोक में कौन रहता है प्रेरणा दीदी? अधोलोक में भैया नारकी जीव रहते हैं, भवनवासी और व्यंतरवासी रहते हैं। भैया नारकी जीव रहते हैं और भवनवासी और व्यंतरवासी। तो ये भैया कहाँ से आ गए? नहीं भैया जी, मैं आपको बोल रही हूँ ये जीव रहते हैं। अब भैया जी की जहाँ चाय लगा देते आप लोग, भैया जी भैया जी नरक में, मतलब क्या कह रहे हो आप? थोड़ा सा व्यवस्थित। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो नीचे जूली दीदी बताइए कि भवनवासी में कहाँ रहते हैं? वंदना भैया जी, तो क्या पूछ रहे हैं? भवनवासी देव कहाँ रहते हैं? वो अधोलोक में रहते हैं। अधोलोक में रहते हैं। अधोलोक में कौन सी भूमि में? बीच में नहीं बोलना है किसी को भी, जिनसे पूछा जा रहा है बस वो ही बोलेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा, इसलिए अभी बीच में नहीं बोले। ठीक है। वैसे और भी विशेषताएं वहां पर कि भवनवासी में असुर कहाँ रहते हैं और भवनवासी पर, इस पर डिटेल में अभी ज्यादा मैं नहीं ले जाऊंगा, बस अपन अभी सामान्य से समझ लो कि भवनवासी और बैंकर नीचे है। ठीक है, तो नीचे में भी हमने पहली पृथ्वी का नाम समझा था, रत्न प्रभा पृथ्वी। कौन सी पृथ्वी है? रत्न प्रभा। उस रत्न प्रभा के हम लोगों ने 3 भाग समझे थे। राजगोंडा दीदी, आपका नाम क्या? राजगोंडा नाम से जो जुड़ी है, राजगोंडा। कस्तूरी है, कस्तूरी। कस्तूरी, हाँ। दीदी आप बताइए कि 3 भाग कौन कौन से हैं नाम? पंख, खरा भाग, पंख भाग और प्रश्न आनेत्र। प्रश्न ये है कि रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं, वो कौन कौन से नाम? रत्न प्रभा, वालुका। ये नहीं, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए। पहले आप सही बता रही थी। अनीता दीदी बताइए। अनीता दीदी, वंदना। आप दीदी बताइए। खर भाग, पंख भाग, अपोल भाग। दीदी आप अभी जो लिखी क्या भैया जी? अभी जुड़ी है क्या? अभी जुड़े हैं। 8 दिन में नहीं थी भैया जी, तबियत ठीक नहीं थी। कोई बात नहीं, कोई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्वागत है आपका। चलिए, डॉली दीदी बताइए 3 भागों के नाम। वंदना भैया जी, खर भाग, पंख भाग, अपूर्व भाग। हाँ, अपूल भाग। चलिए, अब रेणु दीदी बताएंगे कि कौन कौन रहता है इन भागों में, मतलब नारकी कहाँ कहाँ रहते हैं। शायद उन्होंने सुना नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। रत्ना दीदी आप बताइए इन 3 भागों में कौन कौन रहता है? खर भाग में भवनवासी और पंख भाग में व्यंतरवासी देव रहते हैं। और अपूल भाग में? मालूम नहीं, सभी नारकी जीव रहते हैं अबुल भाग। नारकी जीवों का प्रारंभ हो जाता है इस तरह। चंदा दीदी आप बताइए निगोदीय जीव कहाँ रहते हैं? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ती ये 3 चीजें विशेष थी अपन लोगों ने समझ ली है कि नारकी जीव नीचे अधोलोक में रहते हैं, ऊर्ध्वलोक में
देव रहते हैं, अपन को तो विशेष समझना है मध्यलोक। तो मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, ये आपको याद रखना है। कितने हैं? असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। फिर उसमें पहला जो द्वीप है फर्स्ट नंबर का, उसका नाम है जम्बू द्वीप। क्या नाम है? जम्बू द्वीप। फिर ये जम्बू द्वीप है, ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र हैं। ये पहले अपन लोगों ने लिख लिया है, बस आपका एक बार रिवीजन चल रहा है। परसों पेपर है आपका, सोमवार को ये रिवीजन चल रहा है। 7 क्षेत्र हैं जम्बू द्वीप में। कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र हैं। जैसे मान लीजिए कि अपनी एक जिला होता है, जिले में 7 तहसील होती हैं, वैसे ही अपने जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र बटे हुए, डिवाइड अलग अलग। अब वो पहला क्षेत्र है जिसका नाम है भरत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? भरत क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है हेमवत क्षेत्र। हेमवत। तीसरा क्षेत्र जिसका नाम है हरि क्षेत्र। हरि। कौन सा क्षेत्र है? हरि क्षेत्र। हो गया। भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र। चौथे नंबर का है विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र। आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र। चौथे नंबर का है विदेह क्षेत्र। फिर है 5वें नंबर का रम्यक क्षेत्र। रम्यक। रम्यक। और फिर है रम्यक हो गया। हेमवत क्षेत्र। हेमवत। हेमवत। हिम्मत हो गया भैया? हो गया ना? और एक मिनट, रम्यक क्षेत्र हिरण्यवत। हिरण्यवत। 6वें नंबर का है हिरण्यवत। और 7वें नंबर का है ऐरावत। हो गया। इस प्रकार से अपन लोगों ने 7 नाम को समझ लिया। फिर से बता दे रहा हूं। पहला है भरत क्षेत्र, दूसरा है हेमवत क्षेत्र, तीसरा है हरि क्षेत्र। हरि। चौथा है विदेह क्षेत्र, 5वां है रम्यक क्षेत्र। रम्यक। फिर है हेमवत क्षेत्र, हिरण्यवत। हिरण्यवत क्षेत्र। और लास्ट का है ऐरावत क्षेत्र। ये 7 क्षेत्रों के नाम आपको याद रखना है। एक बार आप विजेता दीदी बताइए 7 क्षेत्रों के नाम। पहला है भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र। ये पहले ही है बस। हाँ जी। आपने कहा पहला है भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र। सॉरी भैया जी, मैं दोबारा बताती हूँ। पहला है भरत क्षेत्र, दूसरा है हेमवत क्षेत्र, तीसरा है हरि क्षेत्र, चौथा है विदेह क्षेत्र, 5वां है रम्यक क्षेत्र, 6वां है हिरण्यवत क्षेत्र और 7वां है ऐरावत क्षेत्र।
अब आप देख के तो बता देता है, बच्चा ही बता देगा, बिना देख के बताओ तो जाने। मैं बताऊं भैया जी? पहले वीडियो ऑन करो अपना। हाँ आप बोलो बिना देखे, आंखें बंद कर लो। अनम्यूट कर लो। हाँ बोलो। चलिए, जिन्होंने पहले से याद है उनसे नहीं पूछेंगे, अभी अभी जो नए लोग क्षेत्र दूसरा हिरण्यवत, सातवां हो गया। हाँ भैया जी, सुन नहीं पाया मैंने, फिर से बोल दिया। भैया जी पहला भरत क्षेत्र, दूसरा हेमवत, तीसरा हरि, चौथा सातवां एरावत क्षेत्र। पहला भैया जी भरत क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, मतलब सबको याद लगभग हो गया है। ये याद रखना, ये 7 उंगलियां अपने पास है, ठीक है ना। तो फर्स्ट अपन जो छोटी वाली उंगली दिख रही सबको देखना है विशेष रूप से। ये फर्स्ट वाली जो छोटी उंगली दिख रही तर्जनी उंगली, कनिष्ठ उंगली, ये है भरत क्षेत्र। अपने अपने हाथों को ऊपर उठा लीजिए थोड़ी देर के लिए, साथों को। हाँ, ये है छोटी वाली उंगली भरत क्षेत्र, ठीक है। फिर ये हेमवत है, ये हरि है, ये विदेह है, ये रम्यक है, और ये हिरण्यवत है, और ये ऐरावत है, ठीक है। ऐसा भी समझ सकते हैं फिर ये दो को। अब ये 7 जो दिख रही है हमारी, ये सेम सेम है ना, दोनों छोटी वाली उंगलियां सेम सेम है, ठीक है। अब हमें इतना याद बस रखना है, ये पहला वाला जो है भरत क्षेत्र, और विदेह क्षेत्र चौथे नंबर पर, चौथा और 7वां, ये 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर कर्म भूमि होती है। क्या होती है? कर्म भूमि। कहाँ कहाँ पर? भरत क्षेत्र, चौथा नंबर का विदेह क्षेत्र, और 7वें नंबर का ऐरावत क्षेत्र। यहाँ पर क्या होती है? कर्म भूमि, राइट। अब आप यूं समझ सकते हैं, ये हमारी कर्म भूमियां है, दिख रही है, पहले नंबर की, चौथे नंबर की, और 7वें नंबर की। ये हमारी कर्म भूमियां है। बाकी इनको छोड़ करके जो है शेष, वो सब क्या है? भोग भूमि है। क्या है? भोग भूमि। याद रखना है आपको, भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, ये 3 स्थान पर क्या है? कर्म भूमि, ठीक है। किसी कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं है? तो ये जो 3 कर्म भूमियां दिख रही हैं, इन कर्म भूमियों में ही तीर्थंकर होते हैं। क्या होते हैं? वो आगे समझेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना, बस आपको समझना क्या है। अभी कर्म भूमियां, कर्म भूमि जितनी होती है उतनी तीर्थंकर होती है, इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं। कर्म भूमि समझ गए तो तीर्थंकर अपने आप समझ गए। चलिए, डोली दीदी बताइए, कर्म भूमियां कहाँ कहाँ पर है 7 क्षेत्रों में से? भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको उंगलियां बताना है हमें, और आपकी फिंगर दिखना चाहिए। ये वाली बताई थी आपने। मैं क्यों दिखाऊंगा आपको? हाँ, लाइट का फोकस आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चश्मा लगा के देखेंगे। वो वाली बताई थी ना, फर्स्ट लिटिल फिंगर पे ध्यान नहीं दिया मैंने। फिंगर पे ध्यान नहीं दिया आपने, बहुत बढ़िया।
चौथा नंबर और सातवां नंबर रहता है, ये नंबर से याद। आप 7 उंगलियां खोलिए, पहले 7 उंगलियां बनाइए। हाँ, ये बीच की बंद कर लीजिए, ये 2 ऐसे उठाइए, ये 2, ठीक है। बाकी खोल कर रखिए, ओपन रखिए, 5 ये और 2 ये 7, ठीक है। अब आप इनमें से पहले नंबर की देखिए, ये है, ठीक है, और चौथे नंबर की कौन सी है उसको ओपन कर दीजिए, बाकी बंद कर लीजिए। कितनी बची? 3 बची। कौन कौन से नंबर की? पहले, चौथे और सातवें नंबर की। 7वें नंबर। तो ये 3 कर्म भूमि है, क्या है? 3 कर्म। इनके नाम क्या है? भरत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। बहुत सुंदर। ये 3 कर्म भूमि याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो जम्बू द्वीप है, इसमें 7 क्षेत्र अपन ने समझे। 7 क्षेत्रों में से 3 स्थानों पर कर्म भूमियां हैं, ठीक है। अब जो जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप के बाद एक समुद्र आता है। क्या आता है? समुद्र आता है, ठीक है। क्योंकि अपन ने समझ क्या है, भरत क्षेत्र में असंख्यात द्वीप और समुद्र है। तो पहला द्वीप कौन सा था? जम्बू द्वीप, ठीक है। अब जम्बू द्वीप के बाद क्या आता है? समुद्र आता है। समुद्र के बाद फिर एक द्वीप आता है, क्योंकि क्रम से बने एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप, एक समुद्र। तो एक द्वीप निकलेगा तो उसके बाद क्या आएगा? समुद्र आएगा। फिर समुद्र के बाद क्या आएगा? द्वीप आएगा। दूसरा जो द्वीप है उसका नाम है धातकी खंड द्वीप। क्या नाम है दूसरे का? धातकी खंड द्वीप, ठीक है। अब समझने वाली बात बहुत कठिन नहीं है, बहुत सहज सरल कीजिए। ये समझना है कि जम्बू द्वीप में जो व्यवस्था है उससे डबल व्यवस्था धातकी खंड में है। कैसी व्यवस्था है मधु दीदी? नींद तो नहीं आ रही? नहीं बस हाँ, बहुत सुंदर। तो जम्बू द्वीप से डबल व्यवस्था धातकी खंड में है। चलिए, पहले दीदी बताइए, डबल व्यवस्था है तो कैसी व्यवस्था हो जाएगी डबल में? फिर उसमें दो भरत क्षेत्र, 2 विदेश क्षेत्र और 2 ऐरावत क्षेत्र ऐसे आ जाएंगे। ऐसे 6 कर्मभूमि आ जाएंगे। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आया समझ में सबको? क्या समझ में आया? जम्बू द्वीप में हमने पढ़ी 3 कर्मभूमियां हैं। कितनी है? 3। भरत, विदेह और ऐरावत, राइट। तो डबल व्यवस्था कह रहे हैं हम लोग, तो डबल मतलब कि 3 की 6 हो जाएगी वहां पर। 3 के डबल कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पर 3 कर्म भूमियां हैं जम्बू द्वीप में, तो धातकी खंड में 6 हो जाए। किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया ना? पल्लवी दीदी, टोली दीदी, दित्या दीदी, प्रेरणा दीदी, मधु दीदी, रेणु दीदी, रत्ना दीदी, अनीता दीदी, जूली दीदी, सबको आ रहा है? चलिए, बहुत सुंदर। कौन बोला? अनीता दीदी क्या बोली आप? फिर से जरा थोड़ा सा बताना। हाँ, फिर से बताते हैं। जम्बू द्वीप पहला द्वीप है, उसमें हमने कितनी भूमि समझी? कर्म भूमि कितनी है? 3। कितनी है? 3। पहले नंबर की, चौथे नंबर की और 7वें नंबर की, ठीक है। आगे समझ, ये 3 कर्म भूमि है। कहाँ पर है 3 कर्म भूमि? अनीता दीदी? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में। तो 3 का डबल कितना होता है? 6। 6 हो गए। 6 हो जाएंगे। तो 6 कहाँ पर हो जाएंगी? धातकी खंड द्वीप में।
दूसरा जो द्वीप आएगा ना, जम्बू द्वीप तो निकल गया, जम्बू द्वीप के बाद एक समुद्र आया, समुद्र के बाद दूसरा द्वीप लग गया, दूसरा द्वीप का नाम क्या है, धात्की खंड द्वीप। तो जो जम्बू द्वीप में व्यवस्था थी उससे डबल व्यवस्था कहाँ पर आ गई, धात्की खंड द्वीप में। ठीक है, तो यहाँ पर जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमियां थी, तो धात्की खंड में 6 कर्म भूमियां हो जाएंगी। हो गया समझ में? ठीक है, आगे चले। अब फिर धात्की खंड द्वीप निकलेगा तो फिर क्या आएगा, प्रेरणा द्वीप क्या आएगा, द्वीप के बाद समुद्र आएगा, समुद्र आएगा, फिर समुद्र के बाद क्या आएगा, द्वीप आएगा, द्वीप आएगा। तो तीसरे नंबर का जो द्वीप है उसका नाम है पुष्करवर द्वीप। क्या नाम है, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर द्वीप। अब आपको प्रेरणा दीदी एक बार, रेणु दीदी एक बार आपको विशेष रूप से समझाएंगी इन चीजों को। जी भैया, जी भैया, हमारे जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्र। तो 7 क्षेत्रों में पहला क्षेत्र भरत क्षेत्र, बीच का क्षेत्र विदेह क्षेत्र और दूसरी साइड के किनारे का ऐरावत क्षेत्र। यानी आजू बाजू पहला और लास्ट हमारा भरत और ऐरावत है और सेंटर में हमारा विदेह क्षेत्र है। ठीक है, अब इन तीन क्षेत्रों में ही हमारी कर्म भूमियां होती हैं। क्या होती है, कर्म भूमियां। कर्म भूमि तो समझते हैं ना, जहाँ कार्य करके खाना पड़ता है, व्यापार इत्यादि करके चलना पड़ता है, कुछ काम करके चलना पड़ता है, यह कर्म भूमियां। तो ये मात्र इन 3 क्षेत्रों में ही कर्म भूमि है। तो क्या हो गया, जम्बू द्वीप में जम्बू द्वीप में 1, विदेश क्षेत्र में 1 और ऐरावत क्षेत्र में 1। तो कितनी कर्म भूमि बन गई, 1 भरत में, 1 विदेह में और 1 ऐरावत में। तो कुल कितनी हो गई, 3 कर्म भूमि हो गई, है ना। अब जम्बू द्वीप से डबल क्या है, घातकी खंड द्वीप। क्या है, घातकी खंड द्वीप। तो घातकी खंड में कैसी होगी, अब यही तीनों संख्या वहां लगानी है, तीनों में, कि 2 भरत क्षेत्र में, 2 विदेह में और 2 ऐरावत में। समझ में आया, डबल हुई ना। तो 1 भरत विदेह और ऐरावत में थी, तो 2 भरत क्षेत्र में, 2 विदेह में और 2 घातकी खंड वहां ऐरावत क्षेत्र में। तो कितनी कर्म भूमियां हो गई, 6। तो 3 को 6 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए कोई भी, कितनी कर्म भूमि बन, 9 है ना। हाँ ठीक है, अब इसके आगे समुद्र को छोड़ देते हैं। फिर पुष्करवर द्वीप आया। पुष्करवर द्वीप कितना बड़ा है, पुष्करवर द्वीप हम कौन कितने द्वीप में रहते, किरण जी म्यूट कर लीजिए। हम कौन कितने द्वीप में रहते, 2.5 द्वीप में। कितने द्वीप में, 2.5 द्वीप में। लेकिन उसका डबल कौन सा हो गया, पुष्करवर द्वीप। लेकिन हमें पुष्करवर द्वीप को लेना है आधा। क्या कहा, हमें पुष्करवर द्वीप को आधा लेना है। उस पुष्करवर द्वीप के बीच में, ये पुष्करवर द्वीप है, इसके बीच में एक मानुषोत्तर पर्वत है। कौन सा है, क्या है, ये मानुषोत्तर पर्वत है। तो इस पर्वत के पीछे की तरफ मनुष्य नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए कहा है कि पुष्करवर द्वीप डबल होने के बाद भी जितना हमारा घातकी खंड दूसरा द्वीप था, उतना ही द्वीप हमारा पुष्करवर द्वीप मानेंगे। कैसे, जैसे वो डबल था ना, तो डबल का हम 2 गुना करेंगे, तो 2 × 2 = 4। लेकिन 4 को हमने 2 भाग में बांटा तो 2। तो पुष्करवर द्वीप में भी हमारी 2 भरत क्षेत्र में, 2 विदेह में और 2 ऐरावत क्षेत्र में। तो कितनी हो गई कर्म भूमियां, 6। समझ में आ गया ना कैसे हुई, क्योंकि पुष्करवर द्वीप वैसे तो डबल हुआ, कैसे हुआ, 4 4 4 आना चाहिए था, लेकिन हमारा आधा है। मनुष्य लोग का कितना है, आधा है। मानुषोत्तर पर्वत होने से जब 2 भाग करें तो 2 ही तो बचे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे। तो यहाँ भी हमारे 2 ही मान के चलना है, 2 भरत में, 2 विदेह में और 2 ऐरावत में। तो यहाँ पर भी कितने हो गए,
6 है ना। अब हमें 9 में 6 प्लस करना है, तो कितने बनेंगे? 15। 15। तो हम, हाँ, तो कितनी कर्म भूमियां हो गई? हमारे 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमियां हैं। समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेज कीजिए। हाँ प्रेरणा जी बोलिए, किसको समझ नहीं आया? आ गया ना? चलिए भैया जी, ये तो हो गया। आगे समझ पूछ लें आप सबसे। जी, कौन उत्तर देगा? मधु दीदी। अब मुझे समझाइए, 15 कर्म भूमि कैसे बनी 7 क्षेत्रों में? जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं। कर्म भूमि में उस उसके बाद भैया जी आप म्यूट कर लीजिए। भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र भी इसमें 2-2 हो जाएंगे। दो भरत, 2 एरावत और 2 विदेह, तो ये कुल 6 कर्म भूमियां हो जाएगी तात्विक खंड द्वीप में। उसके बाद वापस एक समुद्र आएगा, उस समुद्र के बाद वापस एक द्वीप आएगा, उसका नाम पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप तात्विक खंड से बिल्कुल डबल है, लेकिन बीच में मानुषत्तर पर्वत आने से जहाँ की मनुष्य मानुषत्तर पर्वत तक ही जा सकते हैं, इससे वो आधा हो जाएगा, तो वो मतलब धात्विक खंड द्वीप के बराबर हो जाएगा। इसलिए उसमें 2 भरत, 2 एरावत और 2 विदेह रहेंगे। ऐसे 6 कर्म भूमियां वापस पुष्कर द्वीप में हो जाएगी। इसलिए 6 पुष्कर द्वीप की और 6 तात्विक खंड की और 3 जम्बू द्वीप की, ऐसे मिला के कुल 15 कर्म भूमियां हो जाएगी। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, सभी अनुमोदना कीजिए, बहुत अच्छे से समझाया आपने। जी भैया जी, भैया जी मैं लीव करूंगी। चलिए, ये 15 कर्म भूमियां हो, ठीक है। 15 कर्म भूमि में अब बस हमने मान लीजिए कि हाथी को जान लिया है, पूंछ और रह गई है। क्या रह गई है? पूंछ रह गई है। हाथी को हमने सीख जान लिया है कि हाथी कितना बड़ा, ये सीख गए। अब बस उसकी पूंछ और देखना, मतलब थोड़ा सा विषय और रह गया। हमने 15 कर्म भूमि के बारे में समझ लिया। दिव्या दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए। बताइए धात्विक खंड में कितनी कर्म भूमियां हैं और कैसे कैसे? धात्विक खंड में 6 कर्म भूमियां हैं। भरत क्षेत्र के 2, विजय क्षेत्र के 2 और एरावत क्षेत्र के 2। बहुत सुंदर। चलिए विजय दीदी आप बताइए कि पुष्करार्थ द्वीप में पुष्कर द्वीप में भैया जी 6 ही कर्म भूमियां हैं, क्योंकि पुष्कर द्वीप घाटी खंड से दुगना है, लेकिन बीच में मानुषोत्तर पर्वत आ जाने के कारण हम उसे आधा ही नापेंगे, तो उसमें आधे को लेकर इसलिए 2 भरत की, 2 विदेह की और 2 एरावत की 6 ही कर्म भूमियां हैं। बहुत सुंदर। आदिश भैया आप बताएंगे कुछ? आदिश भैया बताइए पुष्कर द्वीप को पुष्करार्थ क्यों कहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। आदिश भैया आपकी आवाज नहीं आ रही।
चलिए कोई दिक्कत नहीं। सुरेखा दीदी आप बताइए। सुरेखा दीदी। वंदना भैया जी। हाँ बताइए। भारतीय में 6 कर्म भूमि। नहीं आप तो बस इतना बताइए कि पुष्कर द्वीप को पुष्करार्ध क्यों कहते हैं? मालूम पता नहीं है भैया जी। कोई दिक्कत। क्या बोली थी सुमंगला दीदी आप बताइए। सुमंगला दीदी। अनुप्रिया दीदी आप बताएंगी। वंदना भैया जी। हाँ क्या पुष्कर को पुष्कर वर्धित कहते हैं सर? नहीं, पुष्कर द्वीप को पुष्करार्ध क्यों बोलते हैं? पुष्करार्ध क्योंकि उसमें मानुषोत्तर पर्वत होने के कारण वो आधा ही काउंट होता है, क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत के उस तरफ मनुष्य नहीं जा सकता है, इसलिए उसको आधा ही लेते हैं। बहुत सुंदर। दीदी आप पहले से कब से जुड़ी हैं? मुझे पता ही नहीं था। भैया जी अभी तो मैं 4-5 दिन से नहीं थी, अश्वती समारोह के कारण 4-5 दिन में छूट गया, और पहले भी नहीं थी। बहुत सारी क्लास मैंने आपकी मिस की है। कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत अच्छा ज्ञान है वैसे भी आपके। नहीं भैया जी, शब्द कम होने के कारण ऊपर नीचे होता रहता है। तो सबका शब्द कम है, बहुत कर जाता है। टीचर है भैया जी, बहुत ज्ञान है इसको। वो है ना कहावत की, हीरा मुख से कब पहला हमारी होई। भूल जाते हैं, सब पढ़ा हुआ ऊपर नीचे होता है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है। पुष्करार्ध द्वीप को इसलिए आधा लिया गया है क्योंकि उसमें आधा है ना, तो पुष्करार्ध द्वीप को ही मतलब उसमें आधा लेते हैं जी। क्यों लेते हैं? पुष्करार्ध द्वीप कहते हैं। आधा क्यों लेते हैं उसको? क्योंकि उसमें आधे में मानसोत्तर पर्वत है जी, वहां पर मनुष्य नहीं जाते। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। थोड़ा बीच बीच में आपकी जिज्ञासाएं करते रहे ताकि हम लोग को लगता रहे कि हाँ भैया है जी। वंदना भैया। हाँ मीनू दीदी आप कुछ बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं। अरुणा दीदी आप बताइए, 15 कर्म भूमियां कैसे कैसे हैं, कहाँ पर है, कितनी भूमि? अरुणा दीदी। भरत क्षेत्र में 2, भरत क्षेत्र में 3, भरत क्षेत्र में 3। दीदी पास में कोई है क्या? आपके दूसरा कोई मोबाइल चल रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं। शिक्षा दीदी आप बताएंगी। शिक्षा दीदी। शशि दीदी आप बताइए। भरत एरावत बदे क्षेत्र में 1-1-3, जम्बूद्वीप में घाट कुशल में भरत एरावत बदे क्षेत्र में 2-2 है। उत्तर द्वीप उसके बीच में मानुसोत्तर पर्वत है, उसके अंदर क्षेत्र में 2-2, इसलिए 6 और 6 12 और 3 15। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गजब। साक्षी दीदी।
चलिए कोई बात नहीं। साक्षी दीदी शायद अभी अभी जुड़ी है, बाकी आपका स्वागत है। बहुत अच्छे से आप लोग 15 कर्म भूमि समझ में आ गई है। अब हमें ये कर्म भूमियां 15 जो है वो 170 में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है उसको अपन थोड़ा सा समझेंगे। 2 मिनट का काम है, आपको सहजता से समझ में आ जाएगा। अभी हमने समझा कि हमारे जम्बूद्वीप में 3 कर्म भूमियां, फिर धातु खंड में 6 कर्म भूमियां, पुष्करार्ध में 6 कर्म भूमियां, 6 6 3 15 हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे जम्बूद्वीप में 3 कर्म भूमियां हैं, तो ये जो दोनों है ना, ये तो बराबर बराबर है। मतलब भरत और ऐरावत, प्रारंभ की और लास्ट की जो 7 क्षेत्र है उनमें प्रारंभ का क्षेत्र भरत क्षेत्र, लास्ट का ऐरावत क्षेत्र, ये दोनों एक से रहते, समान रहते, इनमें कोई अंतर नहीं है। पर जो विदेह क्षेत्र है वो विदेह क्षेत्र इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जितना बड़ा भरत क्षेत्र था ना, ऐसे 32 भरत क्षेत्र बन जाएंगे। किसमें से? विदेह क्षेत्र में से। विदेह क्षेत्र इतना बड़ा है कि भरत क्षेत्र जैसे इसमें 32 विदेह बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? भरत क्षेत्र 32 भरत क्षेत्र बन जाएंगे। इतना बड़ा एरिया है विदेह क्षेत्र का कि जिसमें भरत क्षेत्र जैसे 32 विदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र बन जाएंगे। शिक्षा के लिए समझ में आया? अरुणा जी जवाब दीजिए, कितने विदेह क्षेत्र क्या बन जाएंगे? 32। विदेह क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसमें भरत क्षेत्र जैसे 32 भरत क्षेत्र बनेंगे। बहुत सुंदर। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि दिल्ली इतना बड़ा है, दिल्ली इतना बड़ा है कि सागर या इंदौर समझ लीजिए, सागर इंदौर जैसे सिटियां उसमें 32 बन जाएंगे। कोई भी छोटी मोटी सिटी है तो 32 बन जाएंगे, इतना बड़ा दिल्ली है। वैसे ही ये विदेह क्षेत्र इतना बड़ा है कि भरत क्षेत्र जैसे 32 भरत क्षेत्र में बन जाएंगे। तो इसको अपन 32 भागों में बांट देते हैं, 32 कर्म भूमियां हो जाती है भेद करने पर। वैसे सामान्य से तो एक ही कर्म भूमि थी, किंतु इसको भरत क्षेत्र जैसे डिवाइड करेंगे तो 32 कर्म भूमियां हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 32। तो ये अपन ने विदेह क्षेत्र के 32 भाग कर दिए। तो अब बताइए जम्बूद्वीप में कितनी कर्म भूमियां हो गई हैं? जी भैया जी, जम्बूद्वीप में तो 3 ही थी ना भैया जी? हाँ 3 थी, पर विदेह क्षेत्र को हमने 32 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? हाँ 32 भागों में बांट दिया, तो 32 कर्म भूमियां बन जाएंगी। 32 कर्म भूमियां बन जाएंगी। टोटल जम्बूद्वीप में कितनी कर्म भूमियां हो गई? टोटल जम्बूद्वीप में 15 और 32 को जोड़ देंगे ना, यही ना? नहीं, यही पूछ नहीं, ये समझिए 3 चीजों को देखिए आप। मात्र हमने ये विदेह जो ये दिख रहा है विदेह क्षेत्र, इस विदेह क्षेत्र के 32 भाग कर दिए, तो 32 ये हो गए और एक भरत और एक ऐरावत, तो कितनी हो गए? 34। तो जम्बूद्वीप में 34 कर्म भूमियां हो जाएंगी भेद करने पर। अच्छा ठीक। हाँ भेद करने पर आगे समझ में? जम्बूद्वीप में 32 कर्म भूमियां हो जाएंगी भेद करने पर। सामान्य से तो हम यही कहेंगे 3 कर्म भूमियां हैं, किंतु जब विदेह क्षेत्र के भाग करेंगे तो उसमें 32 कर्म भूमियां बन जाती हैं। तो 32 विदेह क्षेत्र संबंधी और एक भरत क्षेत्र संबंधी और एक ऐरावत क्षेत्र संबंधी, जैसे 34 कर्म भूमियां हो जाती। किसको समझ नहीं आया? सबको समझ में आ गया? सुमन और नैना दीदी को समझ में आया?
अच्छा, चलिए प्रीति दीदी आप बताइए एक बार कि कैसे हमने 34 कैसे बना दी। भरत क्षेत्र को ऐरावत क्षेत्र में भेद करने में भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र बड़ा है। विदेश क्षेत्र बड़ा होने से भरत क्षेत्र जैसे उधर 32 क्षेत्र बनते हैं। तो भेद करने में विदेश क्षेत्र में 32 कर्म भूमियां होते हैं और भरत क्षेत्र के एक और ऐरावत के एक जोड़े तो 34 हो जाएंगे जम्बू द्वीप में टोटल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रेरणा दीदी आप बताइए। भैया जी विदेश क्षेत्र में भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है। विदेश क्षेत्र तो 32 तो भरत क्षेत्र के हो गए और एक भरत, एक ऐरावत और एक विदेह, तो 34 कर्म भूमि हो जाएगी। थोड़ा सा बोलने में आप घबरा रही हैं, थोड़ा सा एक बार और सही से बताने का प्रयास करें। भैया जी विदेश क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें भरत क्षेत्र जैसे 32 क्षेत्र समा जाते हैं, तो 32 तो भरत क्षेत्र के, एक विदेह और एक ऐरावत, तो टोटल 34 कर्म भूमि हो जाएगी। आपको ये नहीं बोलना है कि 32 भरत क्षेत्र के, एक विदेश क्षेत्र का, एक ऐरावत क्षेत्र का, ऐसा नहीं बोलना है। 32 विदेश क्षेत्र के, एक भरत क्षेत्र का और एक ऐरावत क्षेत्र का, ऐसे मिला करके 34 कर। ओके भैया जी। अब अपन ये समझ गए हैं कि 34 कैसे हो जाती हैं, तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि जब भेद करने पर जम्बूद्वीप में 34 कर्म भूमियां हो जाती हैं, तो धात के खंड में से डबल हो जाएंगी भेद करने पर। कितनी हो जाएंगी? 68। कितनी? 68। बहुत सुंदर है ना। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, अपन ने एक चीज को समझ लिया तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। शशि दीदी आपको समझ आ गया? जी भैया जी, वो एक विदेश क्षेत्र में माने 32 उपविदेही क्षेत्र, मतलब विदेश क्षेत्र में माने इतने बड़ा है कि उसमें 32 माने क्षेत्र हो जाएंगे, तो माने विदेश क्षेत्र संबंधी 32 और एक भरत क्षेत्र की और एक ऐरावत की, इस प्रकार 34। और दूसरे में इसके दोगुना करेंगे तो 34 और प्लस तो 68 हो जाएंगे। भैया जी आप म्यूट है। हाँ शशि दीदी म्यूट कर लीजिए जी। चलिए अब सन्मति दीदी आप बताइए कि 170 कर्म भूमियां कैसे हो जाएंगी? म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। वंदना भैया जी, जम्बूद्वीप मधले 34, घातकी खंड मधले 68 आणि पुष्करवर द्वीप मधले 68 असे एकूण 170 झाले कर्मभूमी। बर चलिए प्रेरणा दीदी आप बताइए कैसे हो जाएंगे 170, क्या समझ में आया आपको? भैया जी जम्बूद्वीप की 34 और क्या बोलते हैं, जम्बूद्वीप की 34 हो रही है और क्या 68 धातकी खंड की
और 68 क्योंकि पुष्कराट द्वीप भी धातकी खंड जैसा ही है, वैसे तो डबल होता है, मीन इसका डबल हो जाता है, पर मानुषोत्तर पर्वत बीच में आ जाता है, इसलिए उसमें भी 68 भूमि मानेंगे। तो 68, 68 और 34 सबको मिलाकर 170 हो जाएगा। दिव्या दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी। हाँ बोलो। वंदना भैया जी। जम्बू द्वीप के 34, धातकी खंड के 68 और पुष्कर द्वीप के 68 बहुत सुंदर। कुल मिलकर 170। एकदम सही। सम्यक भैया। ये 170 कैसे हुआ, ये बताना है ना भाई जी? यही बताना है। जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र, एक ऐरावत क्षेत्र और एक विदेश क्षेत्र। एक विदेश क्षेत्र 32 भरत क्षेत्र जितना बड़ा है, तो वैसे 32 और ये एक तो इसमें जम्बू द्वीप में 34 और घातकी खंड द्वीप में जम्बू द्वीप से डबल, तो 34 का 68 होगा घातकी खंड द्वीप में, और घातकी खंड द्वीप के बराबर ही होगा पुष्कर द्वीप में, जो कि होगा 68। तो 68 और 68 और 34 मिला के 170 का टोटल कर्मभूमि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए लगभग मुझे लग रहा है कि सभी को समझ में आ गया है 170 कर्मभूमि कैसे होती है। अब यदि हमें ये समझ आ रहा है कि 170 कर्मभूमि कैसे होती हैं, तो जहां जहां कर्मभूमियां होती हैं वहां वहां तीर्थंकर हो जाते हैं। तो 170 कर्मभूमियां हैं तो 170 तीर्थंकर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जब भी कभी अधिक से अधिक तीर्थंकर होंगे तो कितने होंगे? 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 170 तीर्थंकर हो सकते हैं अधिक से अधिक होंगे। तो आ गया समझ में सभी को? चलिए अब रत्ना दीदी आप बताइए कि 170 तीर्थंकर कैसे होंगे? भरत क्षेत्र में एक और ऐरावत में एक और विदेह में 32 ऐसे करके जम्बू द्वीप में एक साथ 34, घाटखंड में 68 और कराड़ द्वीप में 68 तीर्थंकर होंगे। इन सबको मिलाकर 170 तीर्थंकर होंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक साथ में। और ये अजितनाथ तीर्थंकर के काल में 170 तीर्थंकर हुए थे। 170 तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के समय में सारे 170 तीर्थंकर हुए थे। इतनी तीर्थंकर एक साथ कभी कभी ही होते हैं, पर होंगे अधिक से अधिक तो 170 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब आपको यहाँ इतना समझना है, हमने ये समझ लिया है कि तीर्थंकर क्या कैसे होते हैं। भरत क्षेत्र में 1 तीर्थंकर, विदेह क्षेत्र में 32 तीर्थंकर, ऐरावत क्षेत्र में 1 तीर्थंकर। तो जम्बू द्वीप में एक साथ कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? एक साथ 34 तीर्थंकर हो सकते हैं। जम्बू द्वीप में एक साथ कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? तो 34 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं जम्बू द्वीप। किसको समझ में नहीं आया हैंड रेज कर देंगे। सबको आ गया? चलिए अब आपको बताना है, आदि भैया बताइए भरत क्षेत्र में एक साथ कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? भरत क्षेत्र में पूछ रहा हूँ।
एक समय में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? आदि भैया। वंदना भैया जी। हाँ। भरत क्षेत्र में एक समय में हाँ एक ही तीर्थंकर हो सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक समय में एक ही तीर्थंकर होंगे। भरत क्षेत्र में एक समय में एक ही तीर्थंकर होंगे और पूरे चतुर्थ काल में सुरेखा दीदी बताइए, पूरे चतुर्थ काल में भरत क्षेत्र में कितनी तीर्थंकर हो सकते? क्या बोले? आपकी आप 25 आवाज नहीं सही कर रहा था। काही नहीं चलो, काही नहीं। चलिए डॉली दीदी आप बताइए कि एक पूरे चतुर्थ काल में भरत क्षेत्र में कितनी तीर्थंकर? सुरेखा दीदी बताइए। 21 नहीं होंगे दीदी। 34 तीर्थंकर। कितने? 34। भैया जी अनम्यूट कीजिए भैया जी। हाँ साल में 24 तीर्थंकर होंगे। कितने? 24 कौन बोला? डॉली दीदी। हाँ 24 तीर्थंकर होंगे, एकदम सही है। पूरे चतुर्थ काल में भरत क्षेत्र में कितने हो सकते हैं? 24 और एक समय में एक ही तीर्थंकर होंगे। एक तीर्थंकर का मोक्ष हो जाएगा, फिर दूसरे होंगे, फिर तीसरे होंगे, ऐसे क्रम से पूरे चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर कहाँ पर हो जाते हैं? भरत क्षेत्र। ठीक है, जैसे भरत क्षेत्र में होता है वैसे ही सेम विदेश क्षेत्र में होता है। हाँ अरुणा दीदी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? नहीं भैया जी, पिछले प्रश्न से हैंडल किया था। अच्छा ठीक। किसी को कुछ समझ हैंड रेस नीचे कर लीजिए। किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार हैंड रेस कर देंगे कि हमें समझ नहीं आया ये वाला विषय। ईमानदारी के साथ में जूली चलिए, सबको समझ में आया? देखिए मैं पूछ लूंगा। बहुत अच्छा समझ में आया। बहुत अच्छा। पद्मश्री दीदी आप बताइए। पद्मश्री दीदी। वंदना भैया जी। हाँ वंदना भैया जी। हाँ दीदी बताइए, जम्बू द्वीप में टोटल कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? पूरे जम्बू द्वीप में टोटल कितने तीर्थंकर हो सकते हैं एक साथ? एक ही हो सकते हैं। भरत क्षेत्र में जम्बू द्वीप में 34 हिंदी में। बहुत सुंदर बहुत अच्छा। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बॉर्नविटा खा रहे हैं। कुछ न कुछ अच्छा भोजन चल रहा है इसका, बहुत जल्दी से पकड़ पाए हैं। एक समय में पूरे जम्मू द्वीप में 34। भैया जी मैं बताऊं बॉर्नविटा क्या है? कौन बोला? विजय दीदी क्या बता रहे हैं? बॉर्नविटा क्या है? बॉर्नविटा क्या है? क्या है आप बोल दीजिए, एक बार बता दीजिए। भैया जी मैंने ना अभी 1 महीना करीब ना ये मतलब सुना था, मतलब मेरा पहले बिना सुने ही ना कि अगर जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र प्रातः काल या कभी भी मतलब शाम को भी अगर आप एक समय पढ़ते हो ना तो आपकी स्मरण शक्ति
मतलब बढ़ जाती है। तो ये तो मुझे पहले अब पता चला 2-4 दिन में ही, लेकिन मैंने ना जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ना शुरू किया था कि मैं रोज डेली पढ़ूंगी एक बार, और मुझे ना मतलब बस किसी तरह ज्ञानवान बनना है, मतलब मुझे ज्ञान मिल जाए, मुझे भी पढ़ाने के लिए कोई मिल जाए, मतलब मुझे बहुत बेचैनी थी कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी। और भैया जी भगवान जी ने ऐसी सुनी कि मुझे ये क्लास मिल गई, और उसमें ये फिर मैंने 2-3 दिन पहले ही जाना कि जो जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ता है तो उसकी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। तो भैया जी यही बॉर्नविटा है। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। भगवान की जितनी भक्ति और जितनी तल्लीनता से हम अपनी भावनाओं को प्रेषित करेंगे उतनी जल्दी हमारी। और भैया जी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मरने से पहले इस जीवन में ये जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र याद करके जाऊं। मुझे काफी कुछ जैसे आगे के शब्द आ जाते हैं अपने आप ही, लेकिन याद करने की इच्छा है मेरी कि बस मुझे ये याद हो जाए पूरा। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब अपन लोग बहुत सारा विषय पढ़ चुके हैं, लगभग अपन लोगों ने। सुनाया नदी से पूछ रही हैं। जो व्यवस्था भरत क्षेत्र में रहती है, सेम वही व्यवस्था ऐरावत क्षेत्र में भी रहेगी क्या? हाँ, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र एक से चलता है। अभी जैसे अपन लोग पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही वहां भी कोई भैया जी क्लास लगा रहे होंगे, ऐना दीदी जुड़ी होंगी, और अरुणा दीदी जुड़ी होंगी, पद्मश्री मधु दीदी, रत्ना दीदी, विजेता दीदी, राजमोहन दीदी, सारे लोग जुड़े होंगे, वहां भी पढ़ रहे होंगे ऐसे बैठ के। तो अभी भी वहाँ पे पंचम काल चल रहा है, सेम यहाँ जैसा ही है? सेम टू सेम। वहाँ पे भी 24 तीर्थंकर ही रहेंगे एक बार में, जैसे इधर काल चेंज होता है, चतुर्थ आता है, वैसे वहाँ पर भी सेम टू सेम जैसा चल रहा है ना, वैसे ही सेम चल रहा है, कोई अंतर नहीं है। जो स्थिति अभी बनी हुई है, सेम स्थिति वहां पे बनी रहेगी, कोई दिक्कत। और किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकती हैं, अन्यथा आज की क्लास। भैया जी तीर्थंकर बालक जब नरक से आते हैं तो नरक में क्या होता है वो बताइए। हाँ, नरक में जब तक उनकी आयु रहती है तब तक तो अन्य नारकियों की जैसे लड़ाई झगड़े करते रहती है, कोई उसमें चिंता की बात नहीं है। पर उसके बाद जब उनके 6 महीने शेष रह जाते हैं आयु के, उस समय देवों के द्वारा उनको ऐसा एक सुरक्षित कवाट, मतलब एक सुरक्षित दीवार के अंदर, या कहना चाहिए विशेष रूप से सुरक्षित कर दिया जाता है। वहां पर कोई नारकी नहीं आ सकता, उनको लड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, वो सुरक्षित हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है और अपने आप में मस्त रहने लगती है। वहां लड़ाई झगड़े मारा पीटी बंद हो जाती है। 6 महीने पहले देवों के द्वारा उनको एक सुरक्षित कबाड़ के अंदर बंद मतलब सुरक्षित कर दिया जाता है। दीवार जैसे बना देते हैं वैसे ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं या सुरक्षित कर देते हैं, उसके अंदर अन्य नारकी कोई नहीं आ पाता। तो यही व्यवस्था होती है और कुछ नहीं व्यवस्था होती, वहां पे सुरक्षित हो जाती है, मारा पीटी से बच जाती है। ये वहां से व्यवस्था होती है 6 माह पहले बस। जी वंदना भैया जी, ये विदेश कैसे भैया जी विदेश क्षेत्र में काल कैसे चेंज होता है? वहाँ तो हमेशा चतुर्थ काल रहता है, फिर वहाँ कैसे? नहीं, विदेश क्षेत्र में कुछ चेंज नहीं होता, ऐरावत क्षेत्र में रहता है। ऐरावत और भरत क्षेत्र में बताया ना। तो विदेश क्षेत्र में फिर तीर्थंकर कैसे समय के? क्या पूछा आपने? विदेश क्षेत्र में जैसे जम्बूद्वीप में तो 36 तीर्थंकर होंगे।